नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप गरुड़। आज हम आयुर्वेद के एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है भेषज काल, दैट इज टाइम ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम आज प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं, चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन के हो या आयुर्वेदिक मेडिसिन के, हमें उसमें देखने को मिलता है 2 टैबलेट्स बीडी, 2 टैबलेट टीडीएस, या फिर खाने से पहले, खाने के बाद। लेकिन अगर हम देखें आयुर्वेद में तो इतना ही भेषज काल नहीं दिया हुआ है। आयुर्वेद में अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है। चरक, सुश्रुत, कश्यप, इन्होंने 10 भेषज काल बताया है। वही अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, इन्होंने 11 भेषज काल बताया है। वही शारंगधर ने 5 भेषज काल बताया है। अगर हमारे पास भेषज काल के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन है तो हमें उसको ट्रीटमेंट में भी यूज करना चाहिए। अगर हम उसको ट्रीटमेंट में यूज करें तो हो सकता है कि अभी हमें जितना इफेक्ट मिल रहा है आयुर्वेदिक मेडिसिन से, उससे ज्यादा भी मिल सकता है। अष्टांग ने क्लियर बताया ही है कि न यह प्राप्त अतीत कालम योगिकम औषधम भवति, मतलब सही समय आने से पहले और सही समय जाने के बाद अगर हम कोई मेडिसिन दे तो हमें जो रिक्वायर्ड इफेक्ट है वो हमें नहीं मिलता। तो अगर हम सही समय पे अगर औषधि का सेवन पेशेंट को करने देंगे तो हो सकता है कि जो मेडिसिन आज हमें जितना इफेक्ट दे रही है उससे ज्यादा इफेक्ट हमें मिल सकता है। अगर हम सारे भेषज काल को अगर देखें तो चरक के पहले हम भेषज काल को देखते हैं। पहला भेषज काल चरक ने बताया अभक्त। अभक्त मतलब खाली पेट या फिर एम्प्टी स्टमक हमें मेडिसिन देनी है। ये काल बताया गया है बलवान व्यक्तियों के लिए, क्योंकि इस काल में खाने के साथ कोई संबंध नहीं आता औषधि का, इसलिए औषधि भी ज्यादा वीर्यवान होती है और वो ज्यादा वीर्यवान जो औषधि होगी वो बलवान व्यक्ति ही उसको पचन कर पाता है या उसको यूज कर पाता है। तो जहां पे रोग और रोगी दोनों का बल अच्छा हो वहां पे हमें अभक्त काल में औषधि देनी है, क्योंकि उसका वीर्य भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। तो यहाँ पे हमें बच्चे या फिर जो वृद्ध व्यक्ति होंगे उनको हमें ये थोड़ा सा अवॉइड करना है। दूसरा अगर हम काल देखें तो उसका नाम है प्रागभक्त। प्रागभक्त मतलब खाने से पहले। अगर हम खाने से पहले औषधि देंगे तो औषधि नीचे जाएगी, उसके ऊपर खाना आएगा, तो औषधि जो होगी वो खाने के नीचे रहेगी, तो वो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी पे ज्यादा अच्छा काम करेगी या अपान वायु पे काम करेगी। तो अपान वायु से होने वाली जितनी भी विकृतियां हैं उनमें हम जो भी मेडिसिन दे रहे हैं वो अगर हम प्रागभक्त काल में देंगे तो हो सकता है कि हमें वो ज्यादा इफेक्ट देंगी और ज्यादा अच्छा हमें इफेक्ट मिलेगा। दूसरा अगर हम काल देखें तो वो है मध्यभक्त। मध्यभक्त का अर्थ है पहले भोजन का कुछ पार्ट सेवन करना है, उसके बाद औषधि देनी है, फिर बचा हुआ जो भोजन है उसका सेवन करना है। इससे क्या होगा, खाना दोनों खाने के बीच में मेडिसिन जो होगी वो एक जगह पे स्थिर रहेगी, तो वो वहां पे ज्यादा टाइम रहने से वहां के जो भी ऑर्गन्स होंगे वहां पे ज्यादा अच्छा काम कर सकती है। वैसे हमें पता ही है वहां पे अग्नि का स्थान है, तो वो अग्नि की जितनी भी विकृतियां है वहां पे हम ज्यादा अच्छे से यूज कर सकते हैं उस मेडिसिन को इस काल में। और दूसरा समान वायु भी वहां का, समान वायु का भी स्थान वहां होने के कारण हम समान वायु की विकृति में भी हम इस काल को यूज कर सकते हैं। तो मध्यभक्त काल में दी हुई औषधि मध्य शरीर के मध्य में रहकर शरीर के मध्य भाग में बहुत अच्छा काम करेगी, वहां की विकृतियों में काम करेगी। तीसरा अगर हम भेषज काल देखें तो उसका नाम है पश्चात भक्त। पश्चात भक्त मतलब खाने के बाद औषधि देना। खाने के बाद औषधि देने से क्या होगा, पहले खाना जाएगा और खाने के ऊपर औषधि रहेगी, तो औषधि ऊपर रहने के कारण वो शरीर के अपर पार्ट ऑफ बॉडी में अच्छा काम करेगी। तो वहां के जो भी विकृति होंगी वहां पे हम इस काल का यूज कर सकते हैं। उसमें भी 2 पार्ट्स आते हैं, एक तो प्रातः पश्चात भक्त और एक सायं पश्चात भक्त, मतलब एक सुबह के खाने के बाद और एक शाम के खाने के बाद। इसमें शाम के खाने के बाद अगर हम औषधि देंगे तो उदान वायु की विकृतियों में बहुत अच्छा काम करेगा, और सुबह के खाने के बाद अगर हम औषधि देंगे तो वो व्यान वायु की विकृति में बहुत अच्छा काम करेगा। उसके बाद का अगर हम काल देखें तो वो है सभक्त या भक्त संयुक्त। इसमें क्या होता है कि हम खाने को मेडिसिन के साथ मिलाकर पेशेंट को देते हैं। ये हम ऐसी कंडीशन में कर सकते हैं कि जैसे किसी पेशेंट को खाने की रुचि ना हो या औषधि पसंद ना हो, औषधि का टेस्ट या स्मेल उसको पसंद ना हो, तो ऐसी औषधि अगर हम किसी पेशेंट को जबरदस्ती देंगे तो वो उसको वोमिटिंग के द्वारा बाहर निकल सकती है। तो ऐसे पेशेंट जिनको औषधि का टेस्ट या स्मेल पसंद नहीं आ रहा है, या फिर जो बच्चे हैं जिनको औषधि पसंद नहीं आ रही है, ऐसे पेशेंट्स को हम औषधि को भोजन के साथ मिलाकर दे सकते हैं। इसमें भी 2 कंडीशन आती है, या तो पके हुए भोजन में हम औषधि मिलाएं या तो फिर औषधि मिलाकर भोजन को पकाकर दे सकते हैं। ये दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यूज कर सकते हैं। इसका यूज हम करते हैं सर्वांग शरीर में, क्योंकि जैसे
मेडिसिन खाने के साथ सर्वांग में मिल जाता है, वैसे ही मेडिसिन शरीर में जाने के बाद सर्वांग में जाकर सर्वांग शरीर पे काम करेगा। तो पूरे शरीर के व्याधियों में हम इस काल को यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम अगला काल देखें तो उसका नाम है सामुद्ग। सामुद्ग शब्द का ही अर्थ होता है कि दो चीजों के बीच में एक चीज का फंसना। तो वैसे ही हमें करना है कि पहले हमें औषधि देनी है, फिर भोजन देना है, फिर ऊपर से औषधि देनी है। इससे क्या होगा कि दो औषधियों के बीच में भोजन अंदर रहेगा। तो इससे ये होगा कि नीचे वाली औषधि जो होंगी भोजन के नीचे, वो नीचे वाले शरीर पे काम करेगी, और भोजन के ऊपर जो औषधि है वो अपर पार्ट पे काम करेगी। तो इसका मतलब ये शरीर के नीचे और ऊपर दोनों साइड में अच्छा काम कर सकती है। जहां पे ऐसा व्याधि हो कि जो शरीर के नीचे भी इफेक्ट दिखा रहा है, उसके साइन सिम्टम दिखा रहा है, और ऊपर भी दिखा रहा है, तो इस कंडीशन में हम सामुद्र काल में औषधि दे सकते हैं। तो उसमें बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा। अगला अगर हम भेषज काल देखें तो उसका नाम है मुहुर मुहुर। मुहुर मुहुर शब्द का ही अर्थ है बार बार, रिपीटेडली। तो ऐसा ऐसी मेडिसिन हमें कब देने की जरूरत पड़ती है? जब व्याधि भी बार बार हो रहा है। इसका मतलब कि जिस व्याधियों में वेग आ रहे हैं या रिपीटेडली वो व्याधि अपने साइन सिम्टम दिखा रहा है, जैसे कि एग्जांपल है काश, श्वास, हिक्का, तृष्णा, विषरोग, ऐसे कुछ व्याधि है कि जिनमें जो व्याधि के जो सिम्टम्स है वो बार बार रिपीटेडली आ रहे हैं। तो जिस फ्रीक्वेंसी में इनके वेग आ रहे हैं उसी फ्रीक्वेंसी में हम उसको औषधि दे सकते हैं रिपीटेडली। इस काल को बोलते हैं मुहुर मुहुर काल। अगला काल अगर हम देखें तो सग्रास। सग्रास शब्द का अर्थ होता है कि जो हम खाने का एक ग्रास लेते हैं, उस एक ग्रास में हमें औषधि मिलानी है, फिर उसका सेवन करना है, फिर दूसरा ग्रास लेना है, उसमें औषधि मिलानी है, उसका सेवन करना है। हर ग्रास में हमें औषधि मिलानी है। इससे इसका यह फायदा है कि ये प्राणवायु की विकृति में बहुत अच्छा काम करता है। जितने भी प्राणवायु के कारण होने वाले व्याधि है, उस व्याधियों में हम हर ग्रास में औषधि मिलाकर दे सकते हैं। जैसे कि हमने फॉर एग्जाम्पल देखा ही है कि अग्निवर्धन के लिए जो चूर्ण बताए जाते हैं वो हर ग्रास में मिलाकर देना चाहते हैं, क्योंकि हर ग्रास में अगर हम औषधि देंगे अग्निवर्धन की तो अग्नि जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ऐसा हम जानते ही है कि अगर हमें अग्नि को बढ़ाना है तो हम डायरेक्ट एक छोटे अग्नि पे बड़ी लकड़ियां नहीं डाल सकते। हमें उसको पहले छोटी छोटी लकड़ियों से अग्नि को पहले बढ़ाना पड़ता है, फिर जब अग्नि बढ़ जाती है तब हम उसमें बड़ी लकड़ियां डाल सकते हैं। वैसे ही हमें सग्रास में औषधि देकर धीरे धीरे अग्नि को बढ़ाना है। फिर जब अग्नि बढ़ जाएगा तो अग्नि से होने वाली विकृतियों का भी उसके साथ साथ नाश हो जाएगा। अगला अगर हम भेषज काल देखें तो उसका नाम है ग्रासांतर। सग्रास में हम हर ग्रास में औषधि दे रहे थे, ग्रासांतर में हम दो ग्रास के बीच में देंगे। मतलब पहले भोजन का एक ग्रास सेवन करना है, उसके बाद औषधि लेनी है, फिर हमें भोजन का औषधि का एक ग्रास लेना है। तो इससे क्या होता है, यह भी प्राणवायु की विकृति में ही बताया गया है। इसको हम हृदय रोग जैसे व्याधियों की जो औषधि आती है उनमें हम इसको यूज कर सकते हैं। वैसे कि सग्रास और ग्रासांतर दोनों प्राणवायु की विकृति में बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन सग्रास हम स्पेशली देते हैं अग्निवर्धन के लिए, वाजीकरण औषधियों के लिए, और ग्रासांतर स्पेशली हम देते हैं हृदय रोग जैसे व्याधियों में। अगर हम सुश्रुत के भेषज काल देखें तो उसमें एक काल अलग आया हुआ है, उसका नाम है अंतराभक्त। अंतराभक्त का अर्थ होता है कि दो भोजन के बीच में औषधि का सेवन करना। मतलब सुबह का भोजन होने के बाद फिर जब वो खाना आहार जीर्ण हो जाएगा उसके बाद हमें औषधि देनी है, और फिर जब वो औषधि जीर्ण हो जाएगी उसके बाद हमें शाम का भोजन सेवन करना है। तो इसके लिए हमें आयुर्वेद में आहार जीर्ण के भी लक्षण दिए हुए हैं। जब हमें आहार जीर्ण के लक्षण मिलेंगे तब हमें औषधि का सेवन करना है, और औषध जीर्ण के भी लक्षण दिए हुए हैं। जब हमें वो लक्षण दिखेंगे इसका मतलब औषध पच गया है, उसके बाद हमें आहार का सेवन करना है। ये भी व्यान वायु की विकृति में या हृदय रोग की विकृति की जो औषधि है वो हम इस काल में दे सकते हैं। अगला भेषज काल अगर हम देखें उसका नाम है निशी काल। निशी यानी रात्रि। तो जो मेडिसिन हम रात्रि को सोने से पहले पेशेंट को देते हैं उस काल को बोलते हैं निशा काल या निशी काल। वो औषधि मेनली ऊर्ध्व जत्रुगत व्याधियों में काम करती है। जैसे कि ऊर्ध्व जत्रु में जितने भी ऑर्गन्स आते हैं, शिरो, कर्ण, नासा, अक्षी, इन सारे व्याधि ऑर्गन्स के जितने भी व्याधि है उन व्याधियों में हम जो भी मेडिसिन देंगे वो हम निशा काल में देंगे, तो उसका इफेक्ट और अच्छा ज्यादा मिलता है हमें। अगर हम शारंगधर के भेषज काल के बारे में बात करें तो शारंगधर ने 5 भेषज काल बताए हैं। उसमें से जो सूर्योदय काल है पहला काल, वो चरक के अभक्त काल के साथ मैच करता है, और बाकी के 4 काल जो है वो चरक के बाकी काल के साथ मैच करता है। वैसे ही सूर्योदय काल जो है वो स्पेशली शारंगधर ने बताया है वमन, विरेचन और लेखन के लिए। मतलब शोधन या लेखन के लिए हमें यूज करना है तो हम सूर्योदय काल में मेडिसिन दे, और अगर शमन औषधि अगर हमें देनी है तो उसको हम बाकी के 4 काल में दे सकते हैं, जो कि हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं किस काल में तो कौन सी औषधि किस व्याधि में देनी है। तो
इस वीडियो में हमने यहाँ तक भेषज काल के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन देखी। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि इन भेषज काल को चरक के व्याधियों के साथ कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। चरक के जितने भी व्याधि है उनके हम भेषज काल इंप्लीमेंटेशन हम बताएंगे। और अगर हम प्रैक्टिस में भी देखते हैं तो प्रैक्टिस में हमें इसका इफेक्ट मिलता है। जितने भी व्याधि बताए हैं उनके जो भी मेडिसिन हम देते हैं, अगर हम प्रॉपर भेषज काल में दे तो हमें बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट मिलता है। तो हम अगले वीडियो में बताएंगे कि किस व्याधि में किस काल में औषधि देनी चाहिए। अगर हम ऐसा करें प्रैक्टिस में भी, अगर सभी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर अगर इस चीज का यूज करें तो हो सकता है आज उनको जितना इफेक्ट मिल रहा है उससे अच्छा इफेक्ट मिल सकता है। और जितना अच्छा इफेक्ट मिलेगा उतना आयुर्वेद के ऊपर लोगों का ट्रस्ट और बढ़ेगा और आयुर्वेद की मेडिसिन इफेक्ट करती है ये हमें लोगों को दिखाना है। और अगर हम भेषज काल को यूज करेंगे तो हो सकता है कि और अच्छा इफेक्ट मिले और लोगों का ट्रस्ट और बढ़ता जाएगा और हमें ऐसे ही आयुर्वेद का नाम और अच्छा करना है और लोगों को आयुर्वेद के प्रति जागरूक करना है। धन्यवाद।